हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2665 बारबेक्यू फीस्ट 1। झंगी, यांग जिंगसन और झू के आग के सामने एक उपयुक्त दूरी पर बैठे थे, जो न तो बहुत गर्म थी और न ही बहुत दूर। तापमान बिल्कुल सही था। उन्होंने शानदार बैटल सूट पहने थे। वे नरम, आरामदायक सोफों पर बैठे थे और उनके बगल में ड्रिंक्स थे। वे उतने ही रिलैक्स दिख रहे थे जैसे किसी वेकेशन, छुट्टी पर हों। लेकिन उस विशाल, धधकती आग ने फैंगवुल्फ कबीले के बड़ी संख्या में सदस्यों को चीखने पर मजबूर कर दिया। क्या उन्हें भूनकर मार दिया जाएगा? ये जीव बिल्कुल भी बुद्धिमान प्राणी नहीं लगता। ये मवेशियों या भेड़ों जैसे निम्न स्तर के जानवरों जैसा अधिक है। उनकी आंखों में भारी डर दिखाई दे रहा था और हवा में और भी अधिक रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। फैंगलिंग कबीले के अधिक से अधिक बलवान पुरुष झंग यी को कोस रहे थे या मौत की भीख मांग रहे थे, लेकिन झंग यी अविचल रहे। झंग यी बस सोफे पर बैठे थे। उनके बगल में और उनके सामने ऊंची लपटें थी, मानो वे एक शांत गर्म पीली रोशनी में डूबे हों। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और उस क्षण की गर्माहट और आराम का पूरा आनंद लिया। कितनी गर्माहट है! जैसे ही उन्होंने बोला, उनकी नजर धीरे धीरे पूरे चौक, स्क्वेयर पर घूम गई। वे इंसानी मांस सुखाने के रैक, वे इंसानी लाशें जिन्हें अभी आधा ही काटा गया था, वे खाली आंखों के गड्ढे जो जमे हुए आतंक से भरे थे। यदि कोई व्यक्ति सुअर का सिर या भेड़ का सिर खरीदने के लिए कसाई की दुकान पर जाता है, तो उसे शायद बहुत असहज महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने ही जैसों की लाश को इस तरह व्यवहार करते हुए देखते हैं और उन खाली आंखों को देखते हैं, तो आप अपनी मतली नहीं रोक सकते। इस खूनी दृश्य के बीच एक अजीब सा क्रम, ऑर्डर इन चित्रों में समाया हुआ था। हर दृश्य उनकी रेटिना पर अंकित हो गया। उनकी आंखें धीरे धीरे गहरी, काली हो गई। क्या इंसानी मांस का स्वाद अच्छा होता है? उन्होंने अपना सिर झुकाया, फैंगवुल्फ कबीले के लोगों को देखा और अचानक ये सवाल पूछा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरे चौक में डरावनी गूंज पैदा कर रही थी और फैंगवुल्फ कबीले का हर सदस्य इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। फैंगवुल्फ कबीले के सदस्य सामूहिक रूप से कांप उठे। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। कोई अपनी बगल में देखे बिना नहीं रह सका। वो उनका रोजाना का सुखाने वाला रैक था, जो सूखे इंसानी मांस से भरा था। अब सूखे मांस, जर्की के टुकड़े बेतरतीब ढंग से फाड़कर जमीन पर फेंक दिए गए हैं। खून से सने कटिंग बोर्ड के पास कई इंसानी लाशें, जिन्हें अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है, ठंडी, सख्त लोहे की सतह पर उल्टी पड़ी है। झंग यी ने लापरवाही से एक बार फिर सवाल पूछा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या यह स्वादिष्ट है? इस बार उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, लेकिन फैंगवुल्फ कबीले के सभी सदस्य जानते थे कि यह कोई सौम्य मुस्कान नहीं थी। इसके अंदर कोई गर्माहट नहीं थी, केवल एक शांत जिज्ञासा थी, जैसे किसी प्रकार के प्रायोगिक विषय, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को देख रहे हों। फैंगवुल्फ कबीला आखिरकार टूट गया। कोई घुटनों के बल बैठ गया। उसका माथा ठंडी, सख्त धातु की जमीन पर जोर से लगा। वे लगभग टूटी हुई आवाजों में विलाप करने लगे और दया की भीख मांगने लगे। हमें जाने दो, हम बस आदेशों का पालन कर रहे थे। इंसानी मांस ऊपर से आवंटित किया गया भोजन था। हम जानते हैं कि हम गलत थे और हम फिर कभी हुएक्सू किंगडम के लोगों को नहीं पकड़ेंगे। कृपया कम से कम बुजुर्गों और बच्चों को बख्श दे। चीखें उठती और गिरती रही, डर के एक शोर में विलीन हो गई। झंग यी ने यह देखा और उनकी मुस्कान और भी कोमल हो गई। उन्होंने अपना हाथ उठाया और धीरे से लहराया। गलत मत समझना, मैं बहुत गुस्से में नहीं हूं।
आखिर गुस्सा कुछ ऐसा है जिसका अनुभव केवल लोग करते हैं। जानवरों के साथ वैसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। फैंगलिंग कबीले का सदस्य दंग रह गया। कुछ लोगों ने सोचा कि उन्हें वाकई उन पर दया आ गई है, इसलिए वे और भी जोर जोर से रोने लगे और इतनी जोर से माथा टेकने लगे कि उनके माथे छिल गए। शैडो स्क्वाड के सदस्यों ने अपने सिर झुका लिए, अपनी आंखों की ठंडक को छुपा लिया। वे झंग यी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानते थे। खासकर ऐसी स्थितियों में उनके इन फैंग वुल्फ कबीले वालों को इतनी आसानी से छोड़ने की संभावना कम है। झंग यी अपनी कुर्सी पर आलस से पीछे झुक गए, कोमल स्वर में बोल रहे थे, जैसे कि वो कोई ऐसी कहानी सुना रहे हों जिसका उनसे कोई लेना देना न हो। मैं पहले एक चीज के बारे में गलत था। मुझे लगता था कि हर कोई इंसान है, बस इतना है कि वे अलग अलग युगों में पैदा हुए थे और उनकी समझ का स्तर अलग है। लेकिन हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभी के लिए समान होती हैं, जैसे जीवन के प्रति सम्मान और हमारे साथी मनुष्यों के लिए एक अंतिम सीमा, बॉटम लाइन। लेकिन अब ऐसा लगता है शब्द इंसान, व्यक्ति, ये सिर्फ एक नाम है जो हमने खुद को दिया है। तुम खुद को फैंग वुल्फ कबीला कहते हो। तुम्हारे दिमाग में हम शिकार हैं। शायद तुम हमें बंदरों के रूप में देखते हो। हमारी कहानी में तुम्हें खून के प्यासे सियार कहा जाता है। हमने एक दूसरे को अलग अलग नाम दिए। ये पहले से ही एक चीज स्पष्ट कर देता है, हम एक ही तरह की चीज नहीं है। अलाव की रोशनी ने उनके चेहरे पर एक हल्की गहरे लाल रंग की चमक डाली। फैंग वुल्फ कबीले के सदस्यों ने अनजाने में अपनी सांसें रोक ली। झंग यी अपनी उंगलियों के बीच एक छोटे कंकड़ के साथ खेल रहे थे, जैसे उन्होंने उसे लापरवाही से जमीन से उठाया हो। चूंकि वे एक ही चीज नहीं है, तुम्हारा मेरे जैसों को खाना तुम्हारी नजर में अनैतिक नहीं माना जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम चिकन, बत्तख और मछली खाते हैं। हमें ये क्रूर नहीं लगता, तो हम बिना किसी नैतिक बोझ के तुम्हें खा सकते हैं। ताकतवर कमजोर का शिकार करता है और केवल योग्यतम ही जीवित बचता है। स्ट्रॉन्ग प्रे ऑन द वीक, ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। यही वो तर्क है जो तुम्हारे समूह को सबसे ज्यादा पसंद है ना? फैंग वुल्फ कबीले के लोगों के चेहरे पल भर में मौत की तरह सफेद पड़ गए। वे कुछ इप्सिलॉन लेवल के शक्तिशाली योद्धा, जिनके शरीर को पंगु बना दिया गया था, अपने अंगों को पूरी ताकत से मरोड़ने लगे, अपनी बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे और हल्की दहाड़े निकाल रहे थे। केओस, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति जैसा व्यवहार भी नहीं है? हमें मार डालो। ये सिर्फ साधारण फैंग वुल्फ कबीले के सदस्य हैं। इन्हें मारने का कोई मतलब नहीं है। इन्हें मत छुओ। झंग यी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बस अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठी झू कै की ओर देखकर मुस्कुराए। तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। एक सर्जन के रूप में तुम्हारा सर्जिकल कौशल सबसे अच्छा है। वे बहुत प्रभावित होंगे। झू कै ने सिर हिलाया। उसकी आंखें हमेशा की तरह मासूम नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और पैनी धार से भरी थी। समझ गई, मैं इसे सफाई और कुशलता से करूंगी। वो धीरे से खड़ी हुई और फर्स्ट एड किट से पैने सिरेमिक स्कैल्पल्स की एक कतार निकाली। लाइंग युए ने दयालुता दिखाते हुए उसे कई बड़े छुरे, क्लीवर्स और मांस अलग करने वाले चाकू, बोनिंग नाइव्स थमाए। आगे एक धातु का प्लेटफॉर्म पहले से ही तैयार किया गया था। कई यांत्रिक जीवन रूप, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स आगे बढ़े और 50,000 से अधिक फैंग वुल्फ कबीले के सदस्यों में से एक मादा, फीमेल, को पकड़कर ऑपरेशन टेबल और कुकिंग टेबल की ओर घसीटने लगे। कृपया मुझे मत मारो। मेरी 80 साल की मां और एक दूध मुहा बच्चा है। तुम जानवर, उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर आओ। अब जाकर फैंग वुल्फ कबीले को एहसास हुआ कि झंग यी और उनका समूह क्या कर रहे थे। ये केवल विनाश नहीं था,
या उन्हें जिंदा जलाना भी नहीं था जैसा वे समझ रहे थे, बल्कि उन्हें जिंदा पकाना था। झू के जैसा दयालु दिल वाला व्यक्ति भी उन सूखे मांसों को देखने के बाद उन पर कोई दया महसूस नहीं कर सका। एक मादा भेड़िए को किचन काउंटर पर रखा गया। झू के ने एक पैना सिरेमिक स्कैल्पल उठाया और एक स्थिर, सटीक और हल्का कट लगाया। हां, ये एक हल्का वार था। विशेष रूप से बनाया गया सिरेमिक स्कैल्पल इतना पैना है कि त्वचा को काटने के लिए ज्यादा हवा, जोर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा उसे यह सुनिश्चित करना था कि वो मुख्य धमनियों, आर्टरीज को नुकसान न पहुंचाए, वरना काउंटर पर रखी सामग्री मर जाएगी और मांस ताजा नहीं रहेगा। एक चीख तुरंत गूंज उठी और त्वचा के फटने की आवाज उतनी ही संतोषजनक और सुखद थी जितनी रेशम फाड़ने की। एक स्पष्ट कड़क कड़क, क्रंच क्रंच के साथ चैप्टर 2666 बारबेक्यू फीस्ट 2। कर्सेस और डरी हुई चीखें पूरे स्क्वेयर में गूंज उठीं। झंग यी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ये तड़प भरी आवाज अविश्वसनीय रूप से सुंदर लगी। जब तुमने मेरे देशवासियों का कत्लेआम किया था तो उन्होंने भी ऐसा ही असहाय महसूस किया होगा। अब क्या तुम्हें वो एहसास समझ आया? जैसा करोगे वैसा भरोगे। चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही दयालु व्यक्ति हूं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक सार्थक मौत मरो, बिना किसी बर्बादी के। झू के चाकू चलाने के कौशल, नाइफ स्किल्स शानदार थे और शैडो स्क्वाड के सदस्य बड़ी प्लेटों के साथ उनके बगल में इंतजार कर रहे थे। यहां मांस का एक टुकड़ा काटा जाता है और तुरंत पकने के लिए आग के बगल में रख दिया जाता है। ताजा मांस, फ्रेश फ्लेश उच्च तापमान पर सिजल करने लगा और तेल आग में गिरने लगा, जिससे एक अजीब सी सुगंध आने लगी। एक और भी अधिक लुभावने स्वाद के लिए विभिन्न मसालों का छिड़काव किया गया। ये खुशबू यारू कबीले द्वारा प्रोसेस किए गए इंसानी मांस की गंध के समान ही थी। हालांकि इस बार चॉपिंग बोर्ड पर जो पड़ा है वो अब इंसान नहीं है, बल्कि वे उनकी अपनी ही प्रजाति, काइंड के हैं। शैडो स्क्वाड के सदस्य शांत रहे और चुपचाप अपने कामों में लगे रहे। वे एक क्रूर और सोचे समझे प्रतिशोध, टारगेटेड रिवेंज को अंजाम दे रहे हैं। ये धीमी गति वाला बारबेक्यू उत्सव फैंग वुल्फ क्लैन के लिए एक न्याय, जजमेंट है। उन्होंने फटी आंखों से देखा कि कैसे वही परिचित कत्लेआम की प्रक्रिया उनके अपने शरीर पर बारीकी से दोहराई जा रही थी। चर्बी के फटने की हर चिलचिलाती आवाज, आग की लपटों द्वारा मांस को निगलने की हर महक उनकी नसों में चुभने वाली सुइयों की तरह महसूस हो रही थी। वे चिल्लाए, दहाड़े, पागलों की तरह संघर्ष किया और कुछ ने तो आत्महत्या करने के लिए अपनी जीभ काटने की भी कोशिश की। लेकिन हर बार जब वे होश खोने वाले होते थे तो दयालु चिकित्साकर्मी, मेडिकल पर्सनल तुरंत पास आकर उन्हें दवा का इंजेक्शन दे देते थे, जिससे उन्हें बेहोशी की कगार से वापस खींच लिया जाता था। हम उन्हें इतनी आसानी से बचने नहीं देंगे। यहां तक कि आत्महत्या भी वर्जित है। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जब वे अपना गला काटने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथों को तुरंत गोली मार दी जाती है। लू केरन ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। नीचे फैंग वुल्फ क्लैन के सदस्यों के लगभग मानसिक रूप से टूट चुके चेहरों को देख रही थी और उन्होंने धीरे से लंबी सांस छोड़ी। भविष्य में अन्य नरभक्षी सभ्यताओं, कैनिबलिस्टिक सिविलाइजेशंस से निपटते समय ये एक बहुत बड़े डर, डिटरेंट का काम करेगा। लाइंग युए ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा। क्या तुम पहले से ही ये सोच रही हो कि इस भयानक शिक्षा कार्यक्रम, एजुकेशन प्रोग्राम को कैसे प्रमोट किया जाए? लू केरन ने कंधे उचकाए। उन्होंने सबसे पहले हमारे साथी मनुष्यों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया। हमें समान या उससे भी अधिक क्रूर तरीकों से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना हुएक्सू के लोगों पर हमले कभी नहीं रुकेंगे। बैली चेंकिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए।
लेकिन उनकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कुछ कर्ज अगर इस तरह से नहीं चुकाए गए तो वे कमीने उन्हें कभी याद नहीं रखेंगे। आग की लपटों और विलाप के बीच समय धीरे धीरे बीतता गया। उस दिन फैंगवुल्फ कबीले के 50,000 से अधिक सदस्य युद्ध में नहीं मरे। वे किसी साधारण फांसी एग्जीक्यूशन से नहीं मरे। वे उस डर में मरे जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भूमिगत शहर, अंडरग्राउंड सिटी तभी पूरी तरह शांत हुआ जब आखिरी फैंगवुल्फ की आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई और आग जलकर राख हो गई। झंग यी धीरे से खड़े हुए। उन्होंने एक टूथपिक से अपने दांत कुरेदे। फैंगवुल्फ क्लैन के मांस का स्वाद आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते के मांस के समान था। जैसा कि अपेक्षित था, बुद्धि होने के बावजूद एक जंगली जानवर आखिर जानवर ही रहता है। झू के ने हंसते हुए कहा, उनकी आंखों में हम भी सिर्फ जानवर ही हैं। झंग यी ने जोर से दांत भींचे और टूथपिक तुरंत टूट गई। उन्होंने युद्ध चुना, इसलिए मैं उन्हें युद्ध दूंगा। हम मुसीबत मोल नहीं लेते, लेकिन हम मुसीबत से डरते भी नहीं हैं। उन्होंने धुंधली रोशनी की ओर ऊपर देखा, फिर अपने चारों ओर उन लोहे के ढांचों को देखा जो कभी इंसानी मांस से भरे हुए थे। इंसानी अवशेष रिमेन्स इकट्ठे किए गए। इनमें से अधिकांश लोग हुएक्सू किंगडम के योद्धा थे। झंग यी उन्हें उनके वतन वापस ले जाएंगे। डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित करेंगे और फिर उन्हें दफनाएंगे। क्या ये अंत है? ऐसा लगता है कि डर का असर पर्याप्त नहीं था। झंग यी ने शांति से कहा। उनकी नजर स्क्वेयर के केंद्र में लगे फैंगवुल्फ क्लैन की लाशों के ढेर पर पड़ी और उनके होठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई। चलो यहां एक ब्लॉक बनाते हैं। जब धूल जमी तो इस भूमिगत शहर के केंद्र में नुकीले भेड़िया सिरों के ढेर से बना एक शंकु के आकार का मीनार, कोन शेप टावर दिखाई दिया। ये जिंगवन खोपड़ियों का टीला का ढेर इतना सटीक है कि ये कठोरता की सीमा पर है। एक एक करके उन्हें एक घने ज्यामितीय पैटर्न, जियोमेट्रिक पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है, जैसे कि एक ठंडा निर्जीव डिजाइन। 50,000 से अधिक यारू कबीले के सदस्यों के सिरों ने खोपड़ियों का एक विशाल टीला बना दिया। ये शहर के चौक, सिटी स्क्वायर के बीचों बीच खड़ा था। ये उनके कबीले से संबंधित कब्र के पत्थर, टुम्बस्टोन्स हैं। ये सभी प्राचीन सभ्यताओं के लिए एक चेतावनी संकेत के रूप में भी कार्य करता है। अगले 7 दिन युआन्यू सभ्यता के लिए एक बड़े दुस्वप्न नाइटमेयर की तरह थे, जिसने कभी हुएक्सू किंगडम पर आक्रमण किया था। झंग यी ने युद्ध से पहले की कोई घोषणा जारी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शैडो आर्मी और मैकेनिकल लीजन का नेतृत्व किया ताकि हुएक्सू किंगडम की सीमा के साथ बाहर की ओर विस्तार किया जा सके। हम उन कंपनियों की बारीकी से जांच करेंगे और उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में हमारे खिलाफ कार्रवाई की है। आयरनक्लैड क्लैन के कई फ्रंटलाइन किले रातों रात उखाड़ दिए गए। मोटी धातु की शहर की दीवार, रक्षात्मक मैट्रिक्स, डिफेंसिव मैट्रिक्स के साथ रियल्म ऑफ नो फॉर्म द्वारा निकाल ली गई और पहाड़ की चोटी से पूरी तरह मिटा दी गई, जिससे भोर के समय केवल एक चिकनी, लगभग अवास्तविक फॉल्ट लाइन रह गई। फैंगवुल्फ क्लैन के भूमिगत शहर के आसपास की बंजर भूमि पर तलवार का एक बड़ा निशान बना था, जो ऊपर से देखने पर किसी जानवर की आंख जैसा लग रहा था, जिसे बीच से चीर दिया गया हो। सेलेस्टियल्स द्वारा युद्धपोतों को लॉन्च करने और उतारने के लिए उपयोग किए जाने वाले तैरते हुए द्वीप, फ्लोटिंग आइलैंड, को सीधे समुद्र में तबाह कर दिया गया। पूरी चट्टान गहरे समुद्र में दब गई और उठती हुई सुनामी के नीचे गायब हो गई। भूमिगत दरार के किनारे की रक्षा करने वाली टाइटन्स की पत्थर की मूर्तियों की सेना धूल में मिला दी गई। केवल कुछ टूटे हुए हाथों वाले अवशेष अभी भी घुटने टेकने की स्थिति में रह गए। जहां तक समुद्र में ज़ेपेन कबीले के कुछ बचे हुए गुप्त ठिकानों की बात है, वे एक काले सूरज, ब्लैक सन की संक्षिप्त उपस्थिति के बाद पूरी तरह से शांत पानी के भीतर के शून्य, अंडर वाटर वॉइड्स बन गए। प्रत्येक युद्ध के परिणाम उल्लेखनीय रूप से एक जैसे थे।
फ्रंटलाइन सेनाओं को तोड़ दिया गया, प्रमुख कस्बों को नष्ट कर दिया गया और इप्सिलॉन लेवल के दिग्गजों को सटीक रूप से ढूंढकर मारा गया। फिर आया एक बराबर का प्रतिशोध। पहिए की ऊंचाई से अधिक कुछ भी नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पहिए को ही लावारिस छोड़ दिया जाएगा। 7 दिनों के दौरान 5 प्रमुख जातियों के कुल 19 इप्सिलॉन लेवल के योद्धाओं का सफाया कर दिया गया। उनके नाम उनके संबंधित सैन्य रोस्टरों से चुपचाप काट दिए गए। उनके शरीर उनके ठीक होने से पहले ही गायब हो गए, बाउंडलेस रियल में ठंडा डेटा बन गए। हुएक्सू की भूमि के किनारे पर एक के बाद एक नया लैंडमार्क खड़ा किया गया। वे जिंगवन, प्राचीन चीनी शैली के खोपड़ियों के टीले के 10 ढेर थे। प्रत्येक एक सीमा के सबसे संवेदनशील और कमजोर क्षेत्र में खड़ा है, जहां दुश्मन सेना आसानी से घुसपैठ कर सकती है। हजारों सिरों को बारीकी से ढेर किया गया था। उनकी हड्डियों और मांस को सड़ने से ठीक पहले धूसर सफेद अवस्था में जमाने के लिए विशेष रूप से उपचारित किया गया था। दूर से वे किसी प्राचीन वेदी की तरह दिखते हैं। करीब से देखने पर खाली आंखों वाले सिर उन लोगों का चुपचाप मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं जो उनके पास आते हैं। आयरन क्लैड जनजाति के धातु के सिरों को परतों में रखा गया था, जो सूरज की रोशनी में एक ठंडी, सख्त रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। फैंग वुल्फ क्लैन के भेड़िया सिरों को सबसे बाहरी परत पर व्यवस्थित किया गया है, जिनके नुकीले दांत ऊंचे उठे हुए हैं, मानो अपनी ही प्रजाति को काट रहे हों। सेलेस्टियल क्लैन की खोपड़ी, जो कभी चमकीले पंखों से सजी थी, उसे सावधानी से मीनार के ऊपर रखा गया था, जो इस बात का प्रतीक था कि उनके गर्वित कुलीन रक्त, नोबल ब्लड लाइन को सीमा पर कीलों से ठोक दिया गया था। टाइटन्स इतने बड़े थे कि उन्हें छोटे टुकड़ों में अलग कर दिया गया था। उनकी विशाल खोपड़ियों को मीनार के आधार, बेस में जड़ा गया था, मानो उन्हें किसी और के लिए नींव बनाने के लिए मजबूर किया गया हो। ज़ेपेन कबीले के सिरों को जानबूझकर तट के पास कई जिंगवन पर रखा गया था। जब समुद्री हवा चलती थी तो बची हुई नमकीन गंध उनके सुनामी पर पिछले शासन के अहंकार को ले जाती प्रतीत होती थी। हुएक्सू किंगडम के क्षेत्र के भीतर से देखने पर जिंगवन के ये 10 ढेर 10 सीमा चिन्हों, बाउंड्री मार्कर्स की तरह दिखते हैं, जो सीमा को मजबूती से थामे हुए हैं और सभी को बता रहे हैं ये हुएक्सू किंगडम के क्षेत्र का उल्लंघन करने और उसकी गरिमा को चुनौती देने की कीमत है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।